हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चे। आ जाइए जल्दी से एक बार अपनी कक्षा के अंदर। और आज हम यूनिट नंबर 4 बच्चे शुरू करेंगे जिसका नाम है कम्युनिकेशन या संप्रेषण, जिसको हम लोग कहेंगे बच्चे। याद रखिएगा बच्चे, कम्युनिकेशन या संप्रेषण के नाम से इस यूनिट को हमारे द्वारा जाना जाएगा। बहुत ही शानदार यूनिट है, क्वेश्चंस भी आते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपी सेट एग्जाम के अंतर्गत एमपी सेट एग्जाम में 5 क्वेश्चन, 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन, यानी 10 मार्क्स 10 नंबर के लिए आपकी यूनिट रहेगी, जो कि जनरल पेपर में रहेगी बच्चे। और बस डाटा है, डाटा अच्छे से याद करिएगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। नॉलेज बढ़ेगी तो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे बहुत आराम से बच्चे इसको कर लेंगे। पूरा बिल्कुल सटीक डाटा, कम समय के अंदर, जितना समय हमारे पास बचा उसमें आपको प्रोवाइड करूंगा बच्चे। रोशनी, वेरी गुड आफ्टरनून भाई। तो उम्मीद करता हूं सारे बच्चे आ गए होंगे, लाइव आ जाइए। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं आप सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे। चलिए, तो कम्युनिकेशन या संप्रेषण बच्चे, यहाँ पर इस यूनिट के अंदर आप लोग पढ़ने क्या वाले हो, एक बार मैं आपको अनुमान दे देता हूँ, एस्टिमेशन दे देता हूँ। इस यूनिट के अंदर बच्चे आप सभी को पढ़ना है कि सर हम चाहे ऑफिशियल लेवल पे किसी कंपनी में काम करते हैं, तो उस समय पे आप जैसे कॉल सेंटर में कॉल लगाते हो, कोई आपको प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो वो हम जब उनसे बात करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति किस स्तर पे अपने जो सीनियर लोग हैं उनसे बात करता है, या फिर हम गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, पार्लियामेंट है, वहाँ पे जो बात होती है, कम्युनिकेशन होती है मंत्रियों के बीच में, आपस में, विधायकों के बीच में, जो भी आपके सदस्य हैं उन सब के बीच में। तो बच्चे वहाँ पे कम्युनिकेशन किस प्रकार की है, उसको क्या टाइप हमारे द्वारा दिया जाता है। हम अपने खुद के मन में बात कर रहे हैं, अपने खुद से बात कर रहे हैं कि आज का पेपर कैसा हुआ, अंदर अंदर बात कर रहे हैं बच्चे, फलाना व्यक्ति अच्छा है, वो बुरा है, वो भी कम्युनिकेशन है। तो जितनी भी प्रकार से हम बातें करते हैं अपने दोस्तों के साथ, हम अपने ऑफिस वर्क में, ऑफिशियल्स के साथ में, इन सारी चीज़ों को बच्चे हमें पढ़ना है। कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, कौन सा अच्छा है, क्या कमियां हैं, क्या बेनिफिट्स हैं किस प्रकार के कम्युनिकेशन के। तो जो टर्मिनोलॉजी आपके एग्जाम से रेलिवेंट हैं, उन सारी टर्मिनोलॉजी के ऊपर हम लोग यहाँ पर बच्चे चर्चा करेंगे इसके अंदर। ओके सर, शुरू किया जाए बच्चे हमारे द्वारा। आ जाइए, चलिए यूनिट नंबर 4 शुरू करते हैं बच्चे। और दोनों ही लैंग्वेज में साथ मिला करके हम पढ़ेंगे, क्योंकि वही सबसे बेस्ट तरीका है। फिर भी किसी बच्चे को किसी लैंग्वेज में अगर समस्या आए तो अपनी समस्या का समाधान स्वयं करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट कोई स्पेसिफिक हमारा सब्जेक्ट होता है तो वहाँ पे टर्मिनोलॉजी होती है, तो टर्म्स के कारण हमें बहुत दिक्कत होती है। कम्युनिकेशन हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा है, एक अंग है, और ये हर बच्चे को अपनी मातृभाषा में ही समझना अच्छा लगेगा। तो मैंने दोनों को मिक्स करके आपको, टर्म्स इंग्लिश में भी रहेंगी आपकी, और बाकी बच्चे जो चीज़ें हैं समझने की हमारी आम भाषा में ही मैं आपको समझाऊंगा, ताकि बेहतर तरीके से आपको क्लियर हो पाए। कम्युनिकेशन या संप्रेषण या फिर बच्चे संचार जिसको कहते हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सर संचार का मीनिंग क्या है। देखिए बच्चे, संचार का मतलब है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश का संप्रेषण, यानी उस तक पहुंचाना। कम्युनिकेशन, संचार का मतलब है कि हमारे मन में अगर कोई संदेश है, कोई मैसेज है, कोई इंफॉर्मेशन है, और उसका कोई अर्थ भी निकलता है। ऐसा नहीं कि हमने सामने वाले को बोला ऐब दैब ऐसा है, ये कम्युनिकेशन नहीं है भाई, ये बकवास है, और बकवास का परिणाम अच्छा नहीं होता। अगर सामने वाले को कहा कह रहे सर आइए प्लीज़ बैठिए, चाय लीजिए, बिस्किट खाइए, अर्थ निकलता है कि हम सामने वाले के सामने सम्मान पर प्रस्तुत कर रहे हैं, या मैं आप सभी को समझा रहा हूं, तो उसका अर्थ निकलता है। ये कम्युनिकेशन है बच्चे हमारा। तो कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है कि जो अर्थपूर्ण है, मीनिंगफुल आपके जो मैसेज हैं उनको दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। हमारे अनुभव हो सकते हैं, वो हमारे विचार हो सकते हैं, कोई संदेश हो सकता है, हमारा कोई नजरिया दृष्टिकोण हो सकता है, कोई हमारा मत हो सकता है, कोई सूचना हो सकती है, ज्ञान हो सकता है। इन सभी का या तो मौखिक रूप से ओरली बोल के, या लिख करके, या कोई संकेत करके। जैसे कोई आ रहा है, कोई सामने खड़ा है गेट के, मान लो कि मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस में गेट पे कोई खड़ा है, गेट नॉक किया, मैंने कर दिया ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया, संकेत दे करके मैंने कम्युनिकेट किया ना कि भाई आ जा। तो मेरे भाई ये आपका क्या होता है सर, ये भी इस प्रकार से हम आदान प्रदान कर सकते हैं, तो ये संचार के अंतर्गत आता है।
जो संचार है ये अंग्रेजी में एक शब्द होता है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा का कम्युनिज शब्द है बच्चे, उससे हुई है, जिसका अर्थ होता है समुदाय। ठीक है ना, तो कम्युनिस्ट शब्द से कम्युनिकेशन बना है और कम्युनिस्ट शब्द का मतलब होता है समुदाय, तो उससे टर्म बनी है। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेशों को प्रेषित करना यानी भेजने वाली एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया गत्यात्मक होती है। गत्यात्मक मतलब गति है, हमारे विचार गति कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। जटिल होती है और वैज्ञानिक भी है मेरे भाई, कॉम्प्लेक्स भी है और साइंटिफिक भी है। साइंटिफिक मतलब है कि हमें कुछ साइंटिफिक मेथड्स की आवश्यकता होती है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, बहुत सारे मेथड्स में। तो ये जो यहाँ पर लिखा है ना लास्ट में, ये लास्ट में जो गत्यात्मक, जटिल और वैज्ञानिक, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं और हर यूनिट के क्वेश्चंस एमसीक्यू में आपको करवाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहना। हम पहले अपने कंसेप्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में बच्चे मैं आप सभी को इन सब के एमसीक्यू जो अभी तक आए हैं वो भी करवाऊंगा, और नए कैसे बन सकते हैं वो सारी चीजें हमारे द्वारा डिस्कस होंगी। अभी कंसेप्ट का समय है, पहले कंसेप्ट अच्छे से कर लीजिए। बहुत ज्यादा बीच में एमसीक्यू की मत सोचिएगा, नहीं तो कंसेप्ट भी नहीं कर पाओगे। और एक होता है बच्चे कि हम 1 साल हमारे पास समय है, तो 1 साल समय तो हम आराम से करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आप लोग हमसे जुड़े हो, तो हमारा पहला लक्ष्य कि एग्जाम को क्लियर भी करना है। तो क्लियर करने का अभी के लिए सबसे सटीक रास्ता क्या होगा बच्चे, उस रास्ते से मैं आपको लेकर के चलूंगा। आप लोगों को भी उस रास्ते में शामिल होना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन आपने समझ लिया बच्चे, हालांकि अभी मैं बहुत आसानी से आपको बता रहा हूं। इसके जो टाइप्स आएंगे ना, वो डाटा आपको याद करना पड़ेगा। जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के बारे में कुछ बातें रहेंगी, कुछ आपके न्यूज़पेपर्स के बारे में बात रहेंगी, मास कम्युनिकेशन जो मीडिया के बारे में कुछ बातें रहेंगी, कुछ एक्ट हमारे पास आए थे। क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ यही नहीं कि हम 2 दोस्त बैठ करके बात करें, कम्युनिकेशन ये भी होता है कि रेडियो पे कोई व्यक्ति बोल रहा है, वो भी पूरे भारत देश के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। टेलीविजन पे कोई व्यक्ति बोल रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। आप कोई फिल्म देख के आए तो भी आप कम्युनिकेशन सुन के आए हो वहाँ पे, ये भी कम्युनिकेशन है कि आपको क्या संदेश मिल रहा है वहाँ से। हो सकता है कि फिल्म किसी और व्यक्तियों के बीच चल रही है, लेकिन संदेश तो आप तक पहुँचाया जा रहा है, उसका कुछ अर्थ भी निकलता है। तो ये भी कम्युनिकेशन है। तो इन सारी चीजों को बच्चे हम इंक्लूड करेंगे, कुछ भी नहीं छूटने वाला हमारा, बस आप लोग अच्छी प्रकार से ध्यान देके कंसंट्रेशन से करेंगे। संचार की जो प्रक्रिया है बच्चे, इसमें संदेश भेजने वाला व्यक्ति उसको बोलते हैं सेंडर, और हिंदी में कहते हैं उसको प्रेषक। जबकि सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, रिसीवर या सूचना प्राप्तकर्ता कहा जाता है। 2 बातों को याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। सूचना प्राप्त करने वाला इसको हमारे द्वारा बोला जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर संचार से जुड़े मुद्दों की चर्चा यूनेस्को द्वारा की जाती है। इंटरनेशनल लेवल पे जो कम्युनिकेशन होता है बच्चे, उनसे रिलेटेड जितने भी आपके मुद्दे हैं, बच्चे, जितने भी आपकी चीजें हैं, उन सबको कौन कंट्रोल करता है? यूनेस्को के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। अब एक परिभाषा है, थियो हैमान ने क्या कहा था, ये मैंने छांट के लिखी है, जो आपके एग्जाम में आपके सिलेबस के हिसाब से आ जाती है। इन्होंने कहा था, संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचना और संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचे। संचार मनुष्य की जानने व बताने की जिज्ञासा की पूर्ति करता है। ठीक है, टू नो एंड टू टेल, हमारे सबके अंदर ये जिज्ञासा होती है ना। इस जिज्ञासा को पूरी करने के लिए मेरे भाई एक माध्यम, एक साधन हमारे पास में होता है। इसी साधन को हमारे द्वारा कहा जाता है सर कम्युनिकेशन या संचार मेरे भाई कहा जाएगा उसको। समझ में आ गई बात आप सभी को? ओके सर, ठीक है सर। तो ये एक व्यक्ति की डेफिनेशन है, इन्होंने दी थी आपके लिए, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हमारे मेन काम पे। संचार के मुख्य तत्व, मेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहले मैं आपको सारे एलिमेंट्स बताऊंगा, फिर हम लोग अपनी जो मेन सामग्री है, जो तथ्यात्मक डाटा है, फैक्चुअल जितना डाटा है, जितना आपको गेन करना है। क्योंकि यूनिट 1 का मतलब क्या है, देखो जो आपका एग्जाम है, उस एग्जाम में जर्नल पेपर की बात करें, तो उसमें सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे यूनिट्स वो आपको दी गई हैं जो आपका ज्ञान बढ़ाएं। आपसे कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन करने के लिए कभी भी जर्नल पेपर नहीं लिया जाता। जर्नल पेपर इसलिए लिया जाता है, अपने आसपास का थोड़ा सा ज्ञान रखें मेरे भाई। समझ गए ना बात को? तो ज्ञान रखने के लिए आपको ज्ञान कहीं से प्राप्त करना पड़ेगा, वो ज्ञान मैं आपको छांट के दे रहा हूं इन यूनिटों के अंदर।
तो मेन कंपोनेंट क्या क्या है मेरे भाई, कि भी हमारा जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है, जो संचार की प्रक्रिया है, वो सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट हैं क्या। एक तो कोई ना कोई सोर्स या सेंडर होना चाहिए, स्रोत या प्रेषक बोल सकते हो, यानी जो संदेश भेजे, यानी कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई इंफॉर्मेशन को देने वाला होना चाहिए। दूसरी बात है एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब है भेजने वाले संदेशों को प्रयुक्त संदेशों में रूपांतरित करना। मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आप टेलीफोन पे बात कर रहे हो, आपने टेलीफोन कान के पास लगाया, आपने कुछ बोला, तो आपने जो बोला वो आपकी साउंड थोड़ी आपके दोस्त के पास जो दूसरे शहर में बैठा वहां पे गई है। आपने बोला तो आपके मोबाइल के अंदर एक एनकोडर लगा है जो आपकी सूचनाओं को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। अब केबल के द्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएंगे वहां, दोस्त ने भी फोन कान के लगा रखा है, अब उसके फोन में जा करके वही एनकोडर क्या करेगा, उन सिग्नल्स को वापस आपकी साउंड में कन्वर्ट कर देगा जैसा आपने यहाँ से बोला था। तो एनकोडर भी चाहिए बीच में। अब कहोगे सर हम अगर आमने सामने बैठे हैं, तो आमने सामने बैठे हैं तो एनकोडर का काम हमारा ब्रेन कर देता है, क्या समझना है क्या नहीं समझना उसके लिए हमारा ब्रेन है। फिर दूसरी बात एक संदेश, भाई कम्युनिकेशन होने के लिए कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई सूचना, कोई ना कोई अनुभव या कोई ना कोई मौखिक या लिखित संदेश भी तो होना चाहिए बच्चे। फिर बात है सर माध्यम, मीडियम, वह साधन है माध्यम जिसके द्वारा कोई संदेश आपके भेजने वाले से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। किसी भी माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। माध्यमों के बारे में चर्चा करेंगे हम, रेडियो हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, या हम आमने सामने बैठ के बात कर सकते हैं, कोई भी मीडियम हो सकता है। फिर ये फिर से डिकोडर, एक ने क्या किया, एनकोड किया, आपने जहां से भेजा, ठीक है, और आपने भेजा एनकोड किया, फिर सुनने वाले के पास में क्या होगा, डिकोडर होगा। डिकोडर क्या करेगा, उनको फिर से आपकी साउंड बना देगा, यानी संदेश को अर्थपूर्ण संदेशों में परिवर्तित करेगा। प्राप्तकर्ता आप समझ गए, जिसके पास मैसेज भेजना है। फीडबैक का मतलब होता है कि भाई प्रतिपुष्टि, या फीडबैक का मतलब है ये संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है मेरे भाई। संदेश प्राप्तकर्ता की संदेश के प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया जो होता है उसको फीडबैक बोलते हैं। आपने कहा हेलो भाई कैसे हो, सामने वाले का भाई ठीक हूं, उसका जो फीडबैक आया बच्चे वो प्रतिपुष्टि या फीडबैक कहलाता है। ओके सर। शोर नॉइस क्या होता है, जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उस समय जो बाधा उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, नॉइस बोलते हैं। बाधा मतलब आप बात कर रहे हो, आपके साइड में कोई खड़ा होकर हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहा है, या मान लो सिग्नल में कोई दिक्कत होगी तो आप बात करते करते बीच में नॉइस, बीच में क्या हो रहा है कि आप जो संदेश पहुंचाना चाह रहे हो वो सामने वाले तक पहुंच नहीं पा रहा। तो हमारा संदेश सामने वाले तक पहुंचे, हमारा मैसेज, हमारी सूचना सामने वाले तक पहुंचे, उसके बीच में जो रुकावट होती है ना बच्चे, उस रुकावट को कहा जाता है सर शोर या नॉइस के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके सर। तो शोर के लिए मैंने बता भी दिया, यहाँ भी लिखा हुआ है शोर या नॉइस संचार में उत्पन्न वह बाधा, वह ऑब्स्टेकल है जो प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश प्राप्त करने में हस्तक्षेप करती है, डिस्टर्बेंस करती है, उसको कहते हैं शोर या नॉइस कहा जाता है बच्चे। याद रखिएगा ये नॉइस वाला क्वेश्चन पहले आ चुका है एग्जाम के अंदर। फिर आते हैं, अब है सर संचार की प्रकृति। उम्मीद करता हूं आपको जो संचार के कंपोनेंट थे, जो घटक थे, वो समझ में आ गए होंगे। अभी संचार की प्रकृति, और जो मैंने आपके सामने अभी ये समझाने जा रहा हूं मैं, संचार की प्रकृति के विषय में जो बच्चे मैं आपको बताने जा रहा हूं, याद रखिएगा एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर बहुत जरूरी चीज है। इन जो बातें लिखी हुई हैं देखने में सिंपल सी कुछ बातें हैं, पर पेपर के अंदर इन्हीं में से कोई ना कोई पॉइंट निकलेगा, और मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते अभी समझाऊं भीगा कि क्या क्या चीजें आपके निकल के आ सकती हैं। मानवीय समाज के संचालन की समस्त प्रक्रिया संचार पर ही आधारित है या आधारित होती है। मतलब ये है बात का, हम जो कम्युनिकेट करते एक दूसरे, देखो हम समाज में रहते हैं और समाज के अंदर हमें सरवाइव करने के लिए बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करनी पड़ती हैं जो कि तभी हो सकती है जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। अगर संविधान के अंदर कोई हमें नया एक्ट या हमारी कोई नई धारा कुछ संशोधन करना है, तो संशोधन तभी हो सकता है जब हमारा जो निर्माण, जो कानून बनाने वाली संसद है, वो संसद के लोग आपस में जब किसी वाद विवाद करेंगे, किसी मुद्दे के ऊपर आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तभी तो सर हम उसके अंदर क्या कर पाएंगे, सुधार कर पाएंगे। सुधार करेंगे तो हमारा सर्वाइवल जो है, हमारा जीवन आसान होगा। तो कम्युनिकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसी के ऊपर हमारी समस्त चीज़ें
निर्धारित होती हैं, आधारित होती हैं। इसी से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। मैं टीचर हूं, मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं, तो आपका व्यक्तित्व ऑब्वियसली सुधरेगा। संचार एक साधारण प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास किए जाते हैं। संचार में वर्तमान एवं अतीत की दोनों सूचनाओं को शामिल किया जाता है। संचार की प्रकृति कैसे, अब देखते हैं। संचार में कला एवं विज्ञान दोनों के तत्व पाए जाते हैं। याद कर लियो मेरे भाई, बहुत जरूरी बात है। ऐसी ही बातें उठती हैं कि संचार जो है वो बताइए कैसा है, 4 ऑप्शन में से छांट के बताइए। जब आप यूजीसी नेट एग्जाम देते हो तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एमपी सेट दोगे तो क्वेश्चंस का लेवल आपके कवरेज क्षेत्र में होगा, इसलिए कम समय में एमपी सेट की प्रिपरेशन आप कर पाते हो। अगर कोई कहे कि सर क्या 2-3 महीने में यूजीसी नेट कर सकते हो, मैं कहता हूँ 6 में भी नहीं कर सकते हो। 6 महीने तो जबरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी, फिर रिवीजन चाहिएगा, तब यूजीसी नेट होता। बट एमपी सेट हो जाता है। संचार एक मानवीय प्रक्रिया है जो सामाजिक संबंधों को स्थापित करती है, यानी हमारे सोशल रिलेशन स्थापित होते हैं। संचार की प्रक्रिया में प्रत्येक प्रकार का जो कम्युनिकेशन होता है वो संदर्भ से प्रभावित होता है, मतलब कोई ना कोई कोज होता है प्रत्येक कम्युनिकेशन के पीछे। वर्तमान परिवेश में आधुनिक समय के संचार माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे ईमेल। मतलब आजकल हम कम्युनिकेशन करने के लिए किस किस मीडियम का यूज करते हैं? ईमेल का, वीडियो कॉन्फ्रेंस का, फैक्स का, इन सब का। इसी के साथ साथ जो हम पहले यूज करते थे परंपरागत, मतलब क्लासिकल जो हमारे मीडियम होते थे वो क्या होते थे? न्यूज़पेपर, दूरभाष, रेडियो, इनका प्रयोग किया जाता था। पहले इनका होता था, आजकल ये आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस, मेल, फैक्स आदि का होता है। संचार की प्रक्रिया में प्रेषक द्वारा भेजा गया संदेश अर्थपूर्ण संदेशों में परिवर्तित होकर प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। सेंडर जो संदेश भेजता है वो कन्वर्ट होता है। पहले आप जिस भी मीडियम का यूज कर रहे हो, आप मोबाइल का यूज करो तो मोबाइल के अंदर ऐसी तकनीक लगी हुई है जो उसको कन्वर्ट करेंगे, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे कि सामने वाले तक आपका संदेश पहुंच जाए। किसी संगठन या व्यावसायिक समूह के व्यक्तियों या कर्मचारियों के मध्य समन्वय का कार्य संचार द्वारा होता है। इसमें बताया गया है कि भाई कोई संगठन है, कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनके बीच में कैसे चीजें नियंत्रित होंगी, कैसे समन्वित होंगी, कैसे कोऑर्डिनेट होंगी। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यस यसरा कह रहे सर आप इंग्लिश नोट्स भी शेयर कीजिएगा पेपर 1 के प्लीज। देखो नोट्स होंगे, बट ऐसा नहीं है कि जो चीजें में मीडियम का कोई मतलब ही नहीं बनता उसके भी हम फालतू में बना बना करके फेंक दें, ऐसा नहीं होगा। यहां पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज ऐसी है जो आपको अलग मीडियम में जाकर के मिले। टर्म सारी मैं यूज कर रहा हूं, जो भी चीजें कम्युनिकेशन है, तो अब इतने तो अंग्रेज कोई नहीं होगा भारत के अंदर, जहां तक मुझे लगता है कि जिसको ये चीजें नहीं पता होंगी जितना यहां पर लिखा हुआ है। तो इसलिए वहम को हटाइए दिमाग से, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या लिखा हुआ है। कोई टर्म में अगर समस्या हो तो थोड़ी मेहनत कीजिए। बाई चांस अगर आपको इतनी हिंदी कमजोर हो कि आपको टर्म्स का पता ही ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। बाई चांस एक आधे में दिक्कत हो तो उन चीजों को काम करो, उसका पता कर सकते हो, आपके पास में सारे संसाधन हैं। ठीक है, तो आप उन मतलब दिमाग में जो घुसा हुआ है ना उसको हटा दो कि हिंदी इंग्लिश कुछ अलग होता है। जनरल जब हम बातचीत करते हैं, किसी से कम्युनिकेट करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई ये भी सर इंग्लिश में लाइन टू लाइन, ऐसा इंग्लिश में कोई नहीं बोलता बच्चे। तो ये कमी है, हमारी कमजोरी है कि हम हर चीज को अपने लिए कंफर्टेबल बना करके चलते हैं। मुझे दिक्कत नहीं, मैं बना दूंगा कंफर्टेबल, और टाइम डबल ट्रिपल खराब हो जाएगा। अब इतना टाइम पहले आप मेरे पास आए नहीं हो कि आप लोग 6 महीने पहले मेरे पास आए हो, इसलिए चीजों को ध्यान दे मेरे भाई, है ना। आप सारे बिल्कुल समझ सकते हो। दैनिक जीवन में जितने शब्दों का प्रयोग होता है आप सब आपके सामने हैं। तो जनरल पेपर का लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं होता है, ये तो हमारी दैनिक जीवन की हमारी प्रतिभाएं होती हैं जो मैं आपको बस एक बार उजागर कर रहा हूं, और मैं आपको डाटा दे रहा हूं, इसके माध्यम से वो डाटा आप लोग लीजिए। ठीक है, फिर भी कुछ लगे कि सर ये शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो व्हाट्सअप नंबर आप सभी के पास मेरा है, आप मुझसे क्लियर कर सकते हो, बट ऐसी आएगी नहीं क्योंकि सारी चीजें मैंने डाल रखी हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद है बच्चे, और मैं तो ये कहता हूं कि मेरे से आपने क्लास में एक बार सुन लिया और उसके बाद में एमसीक्यू प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगा, वो बाइलैंग्वेल लिखे होंगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस में सारी चीजें बाइलैंग्वेल होंगी, तो आपको खुद तो पढ़ने की नीड ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये क्या ही पढ़ोगे इसके बारे में भाई, डाटा ही याद करना बस आपको।
मैंने कहा भी कोई भी संगठन है या कोई कंपनी है तो उसके बीच में जो कर्मचारी होते हैं वो एक दूसरे के साथ में मिलकर काम तभी कर पाते हैं जब उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन इसलिए भी जरूरी है कि बहुत बड़े बड़े संस्थान भी आपके कंट्रोल रहे। इस प्रकार संचार एक ऐसा मैनेजमेंट कार्य है, ऐसा प्रबंधकीय कार्य है, और संचार मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, सांकेतिक मतलब संकेतों के माध्यम से हो सकता है। याद रखिएगा मेरे भाई, एक मार्गी और द्विमार्गी भी हो सकता है। मतलब हो सकता है 1 to 1 कम्युनिकेशन हो, या मैं अकेला बोल रहा हूं, आप सारे बच्चे सुन रहे हो उसको, तो ये आपका एक से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच सकता है एक ही बार में बच्चे। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इस बात को। संचार यानी कम्युनिकेशन करने के लिए जो व्यक्ति भी कम्युनिकेट कर रहे हैं वो सानिध्य का मतलब होता है एक दूसरे के पास पास होने चाहिए, और उपयोगिता और अकेलापन कारकों द्वारा प्रभावित होता है। मतलब जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वो किस किस चीज से प्रभावित होता है? एक तो प्रभावित होता है कि भाई जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला वो कितने पास हैं। दूसरी बात, कितने उपयोगी तरीके से बातचीत हो रही, कितने उपयोगी विषय पे बात हो रही है। तीसरा है बच्चे कि कोई व्यक्ति अकेला है या बहुत सारे व्यक्तियों के साथ है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो कम्युनिकेशन को आपके क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं मेरे भाई। याद रखिएगा इस बात को। तो ये सारे के सारे आपके पास में फैक्टर्स मैंने बताए। अब इन फैक्टर्स के ऊपर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। पेपर में एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चन मिलेगा आप ध्यान से देखिएगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा। और याद रखिएगा आपका जो एमपी सेट वगैरह एग्जाम होते हैं, देखो कुछ राज्यों में तो ऐसा होता है कि बाईलैंग्वेज पेपर दिया जाता है। बाईलैंग्वेज पेपर में क्या होता है कि 2 लैंग्वेज होती हैं। अब वो क्या बोलते हैं कि भाई इंग्लिश, अगर कोई मान लो बाई चांस किसी क्वेश्चन में कोई गलती मिलती है तो इंग्लिश वाला सही माना जाएगा। लेकिन आपके मध्य प्रदेश में ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में उल्टा होता है। वहां पे बोलेगा कि भाई अगर किसी क्वेश्चन में कोई गलती होती है तो हिंदी वाला ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, हिंदी वाला ज़्यादा सही माना जाएगा। तो आपकी बेल्ट हिंदी माध्यम की है, तो बच्चे थोड़ा सा मस्तिष्क के अंदर ये आप सेटिंग रखिएगा। चीज़ों को याद अपनी लैंग्वेज में कर लीजिएगा, लेकिन समझना आपको अपनी भाषा में है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे। अब संचार जो है ना, एग्जाम में पूछ सकता है कि संचार के 7 C बताओ। इंग्लिश में बोले तो 7 C ऑफ कम्युनिकेशन बताओ। अभी ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें बताऊंगा, मैं आपको बहुत छांट के लाया हूं आप सभी के लिए। रैंडम किसी बुक में जाओगे नहीं मिलेंगी, बहुत छांट के लाया हूं। बट आपको कहेगा भाई कम्युनिकेशन के 7 C बताओ। 7 बार C, 1 2 3 4 5 6 7 बार C C C C, और हर एक C का एक अलग मतलब निकलता है। कौन से होते हैं? देखो बच्चे कौन से होते हैं। पहला है क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता, फिर है संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट, फिर है विषय वस्तु यानी कंटेंट, फिर है स्पष्टता यानी क्लैरिटी, फिर है निरंतरता एवं संगतता यानी आपका कॉन्टिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी, फिर है माध्यम यानी चैनल, फिर है श्रोताओं की क्षमता यानी कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस। ये देखिए बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 7 C आपसे कभी भी पूछ ले कम्युनिकेशन में 7 C का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि 7 वो चीजें हैं, वो 7 चीजें हैं जो C से शुरू होती हैं। वो 7 चीजें हैं बच्चे जो C से शुरू होती हैं, वो कम्युनिकेशन के 7 C होते हैं, और ये कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होती हैं। पहला मैंने बताया विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब ये है मेरे भाई कि जो भी मैं अगर आप सभी तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं और मैंने जो इंफॉर्मेशन प्राप्त करी है, अगर वो किसी न किसी विश्वसनीय सूत्र से मुझे नहीं मिली है, मतलब मुझे जो सूचना मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, अगर मेरी सूचना का जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो अगर विश्वसनीय नहीं है, अगर वो सोर्स वैलिड नहीं है, तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो सकता। मैं अगर आज आपको सोशल मीडिया से फेसबुक से उठा करके कोई बात बोल दूं, मैं अगर आपको फेसबुक से उठा करके कोई मैंने देख लिया कि फेसबुक पे किसी ने डाल दिया या यूट्यूब पे किसी ने डाल दिया भाई कल वैकेंसी आ जाएंगी, और मैंने उसको ऑफिशियल साइट पे जाके चेक ही नहीं किया और मैंने आप सबके सामने आके बोल दिया, तो भाई ये विश्वसनीयता नहीं है। तो ये विश्वसनीयता होनी चाहिए कि मैं सोशल मीडिया के किसी रैंडम पोस्ट की बजाय मैं ऑफिशियल साइट को एक ऐसा सोर्स समझूं जो विश्वसनीय है, और वहां पर जो इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आप तक पहुंचाऊं।
तो पहली बात है कि सोर्स जो है, स्रोत जो है बच्चे, वो आपका विश्वसनीय होना चाहिए। दूसरी बात है संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट। यानी कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है कि भाई मान लीजिए कि आज हम बातचीत कर रहे हैं, आपको एमपी सेट का एग्जाम देना है और एमपी सेट का एग्जाम आपको देना है और हम कहें कि भाई एमपी सेट के एग्जाम का लेवल कैसा आएगा। अब दूसरे बच्चे ने कहा भाई सुनो, एमपी सेट का सिलेबस तो वही है जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, तो भाई यूजीसी नेट जो है ना उसका तो ऐसा लेवल आता है। हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट की, पेपर दे रहे हैं एमपी सेट का। तो वर्तमान की परिस्थिति तो ये कहती है कि आप एमपी सेट का लेवल देखो, यूजीसी नेट का मत देखो। वर्तमान परिस्थिति ये कहती है आपको, और आप बात करें उसकी। तो ये संदर्भ का मतलब है कि वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से आपकी जो डिस्कशन है, जो सूचनाओं का आदान प्रदान है, वो आपका वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से बच्चे क्या होना चाहिए सर, संदर्भित होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। या फिर आपने कोई वनडे रेलवे एग्जाम के लिए, किसी बच्चे ने रेलवे में जॉब पाने के लिए पेपर दिया, वो हमारे पास आके बैठ गया, हमें एमपी सेट का देना, वो कह रहा भाई साइंस तो बहुत आसान आती है, बायोलॉजी के तो एक दो क्वेश्चन थे, लेकिन हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमारा कॉन्टेक्स्ट रेलवे जॉब नहीं है, हमारा कॉन्टेक्स्ट है एमपी सेट एग्जाम देना। तो हमें उस पर बात करनी चाहिए वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से। तो ये होता है बच्चे कॉन्टेक्स्ट। कंटेंट की बात क्या बच्चे, जो भी आपका विषय वस्तु है उसकी संपूर्ण जानकारी आपका भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के पास उपलब्ध होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कोई नॉलेज दे रहा हूं, मैंने कहा यूनिट नंबर 4 है कम्युनिकेशन, आपको पता ही नहीं कि आपके सिलेबस में कम्युनिकेशन भी है, आप क्या समझोगे फिर। तो दोनों को जानकारी होनी चाहिए कि जिस विषय पे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका कंटेंट किस प्रकार का होने वाला है। निरंतरता और संगतता, यानी कॉन्टिन्यूटी और कंसिस्टेंसी। इसका मतलब ये होता है कि मेरे भाई इसका मतलब ये है कि भाई हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब मान लो जैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी तक आपको पढ़ा रहा था, मैं ऐसे पढ़ाऊँ, देखिए बच्चे, आ जय है मैं, एक मैं ऐसे बोलने लग जाऊं तो कॉन्टिन्यूस नहीं है ना, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो इसका कोई कम्युनिकेशन का अर्थ नहीं निकलेगा। कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। और कंसिस्टेंसी से, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि मैंने एक बात बोली कि बच्चे हमारे एमपी सेट का ये लेवल होता है और उसके अंदर इतने नंबर का ये पेपर आता है, तो अगर मुझे लगा कि आप तक वो मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची तो मुझे रिपीट भी करनी पड़ेगी। जब तक आप तक मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच जाए तब तक मुझे वो रिपीट करनी पड़ेगी। तो कॉन्टिन्यूसली और कंसिस्टेंसी के साथ में होना चाहिए। माध्यम मेरे भाई, माध्यम का मतलब है कि भाई हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब कम्युनिकेशन करते टाइम पे मान लीजिए कि आपके पास में लैपटॉप है और सामने वाले व्यक्ति के पास में कीपैड फोन है। आपने कहा नहीं भाई मैं तो तुम्हारे पास में वीडियो कॉल करूंगा, कह रहा भाई मेरे पास तो कीपैड वाला फोन, इसमें कैमरा ही नहीं है। तो कम्युनिकेशन उस चैनल, उस माध्यम से होना चाहिए जिसको दोनों उचित समझें, सुनने वाला भी और संदेश भेजने वाला भी। श्रोताओं की क्षमता, फिर है आपका कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस। ठीक है मेरे भाई। फिर उसके बाद है सर कि संदेश को भेजने से पहले जो सुनने वाले हैं उनकी क्षमताओं का आकलन कर लेना चाहिए। क्षमताओं के अकॉर्डिंग, मान लो कि मुझे इंग्लिश आती है, सामने वाले को नहीं आती है, तो ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश में ही सारी इन्फॉर्मेशन फेंकने लग जाऊं। पहले जैसे कई बार आपने कस्टमर केयर को फ़ोन किया होगा तो ऑप्शन आता है कि अपनी भाषा चुनें, हिंदी में सुनने के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश में बात करने के लिए 2 दबाएं, ऐसा बोलते ना। तो पहले क्या किया जाता है, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी देखी जाती है कि भाई सुनने वाले की कैपेबिलिटी क्या है, कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, तो वो भी चेक करना चाहिए। तो बच्चे ये होते हैं आपके 7C, जो कम्युनिकेशन के 7C हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी के सामने लिखे हुए हैं, आपको वो समझ में भी आ गए होंगे बच्चे। ओके सर। फिर है आपके कम्युनिकेशन के 4S। अब की बार 4S ऑफ कम्युनिकेशन। अब 4 चीजें कम्युनिकेशन के बारे में ऐसी होंगी जिनकी स्टार्टिंग मेरे भाई S से होती होगी, जिनकी शुरुआत मेरे भाई S से होती होगी। अब ऐसे आपके पास में 4 चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं। संचार प्रक्रिया में प्रयुक्त शब्द तथा वाक्य संक्षिप्त होने चाहिए जिससे श्रोताओं को संदेश सुनने और समझने में आसानी हो। मतलब इसने कहा, देखो 4 चीजों में से पहली है आपकी क्वालिटी क्या है, शॉर्टनेस। पहली क्वालिटी मैंने क्या कहा, संक्षिप्तता, शॉर्टनेस।
पहली जो आपकी 4S में से पहला है शॉर्टनेस, संक्षिप्तता। मतलब संचार, हम जो किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमारा जो लाइनें होती हैं बच्चे, हमारी लाइन, हमारे शब्द, हमारे वाक्य शॉर्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने वाले ने पूछा, तुमने कहा भाई, अब मान लीजिए कि तुम्हारा दोस्त आया, तुम्हारे दोस्त ने तुमसे पूछा हाँ भाई कैसे हो, और तुम क्या बताने लग जाओ, भाई मैं घर से निकला तो मैंने देखा कि यार आधे घंटे तक बस ही नहीं आई। फिर बोला भाई बस आई तो मैं बस में बैठा, तो फिर मेरे पास टिकट नहीं थी, फिर मैं टिकट लिया जा करके, और फिर मैं बस ने 40 मिनट लिए, फिर मैं यहाँ तक पहुँचा भाई, ठीक ठाक पहुँच गया। ये नहीं होना चाहिए। उसने पूछा भाई कैसे हो, बोला भाई ऑल राइट, सब ठीक ठाक से मैं यहाँ पे आ गया। संक्षिप्त होने चाहिए बच्चे आपके जो कम्युनिकेशन का तरीका है वो। फिर साधारण होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होने चाहिए मेरे भाई। सिंपली समझ गए होंगे कि जो आपका मैसेज है उसको आपको सामने वाले तक पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सरल शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं, अब मैं बोल दूं आप अपने घर पे जाओ, मान लो आपको अपने पापा से कम्युनिकेशन करनी है, आप अपने पापा को जाके बोले पापा कृपया मुझे द्विचक्री क्रिया ला के दे दो। अब पापा बोले बेटा द्विचक्री क्रिया क्या होती है, अब होता तो साइकिल है इसका मतलब, द्विचक्री क्रिया को हम शुद्ध हिंदी में देखें तो द्विचक्री क्रिया बोलते हैं, वैसे हम साइकिल बोलते हैं सरल शब्दों में। तो ऐसे शब्दों से बच्चे उन शब्दों का उपयोग करें जो सरल हों, जो सबको समझ में आते हों। ये भी कम्युनिकेशन का एक एस होता है। फिर शक्ति, स्ट्रेंथ, संदेश या सूचना की शक्ति संपूर्ण संचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ठीक है, यानी एक नेता है, पॉलिटिशियन मंच पे खड़ा है, अब किसी ने पूछा कि सर आपकी पार्टी में फलाने व्यक्ति ने करप्शन किया है, उसने कहा मुझे नहीं पता इसका कि करप्शन किया है कि नहीं किया, वो घबरा गया। करप्शन ऐसा थोड़ी होता है, नहीं किया है, बोलेंगे नहीं किया, वो बोलेगा नहीं किया, वो बोलेंगे नहीं किया है, वो बोलेगा नहीं किया है। सामने वाले कह रहे हैं, वो मना कर रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। एक सामने वाले ने पूछा सर आपकी पार्टी में करप्शन किया है, एक नेता को क्या किसी ने कहा, पत्रकार ने, नेता ने कहा भाई जिसने करप्शन किया है तो उसकी सजा भी आप देखना, उसकी अगले आने वाली 7 पीढ़ियां उसकी याद रखेंगी, उसको ऐसी सजा मिलेगी, अगर कोई भी दोबारा उसकी पीढ़ी में से अगर करप्शन कर दे तो हमारा नाम बदल देना। एक उसने ये कहा। ये है शक्ति शब्दों की, कॉन्फिडेंस। तो जब श्रोता सामने वाले को बोलता है तो मेरे भाई तब उसके शब्दों में शक्ति होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यही हमारी कम्युनिकेशन की सबसे पहली बात है। जितना बड़ा नेता होगा उसके अंदर और कुछ हो चाहे ना हो भाई, कौन सा नेता ऐसा है जिसने रॉकेट बना दी भारत के लिए पता नहीं क्या उसने बना दिया, उसने सिर्फ बोला है, उसने बोला है शक्ति के साथ, हमें प्रभावित किया, हमने उसको वोट दिया। वो अलग बात है कि सबकी अपनी अपनी नीतियां होती हैं, किसी ने अच्छा भी किया है, कोई अच्छा नहीं भी कर पाया, वो बाद की बातें हैं। पहले तो उसने बोला ही है ना आपको, पहले तो उसने वादे ही बेचे हैं आपको। उसने अपने वादे बेचे कैसे, शक्ति थी उसके शब्दों में, उसके कम्युनिकेशन में पावर थी। और कोई नेता ऐसा भी होता है जो बोलता नहीं, जैसे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, कभी आपने स्पीच कहाँ देख लो आप, कहाँ आपको सुनाई देती हैं, लेकिन सर बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर रहे। तो ऐसा ही होता है बच्चे। तो कम्युनिकेशन में शब्दों में शक्ति होनी चाहिए। सजगता, सिंसियरिटी बच्चे, संदेश की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि जो भेजने वाला है वो अपने द्वारा भेजे गए संदेश या सूचना के प्रति कितना सजग है मेरे भाई। ठीक है, सिंसियरिटी भी होनी चाहिए। आप जो संदेश सामने वाले तक पहुंचा रहे हो, तो आप जो कह रहे हो उसके प्रति भी आपको सिंसियर रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा। किसी ने मुझसे पूछा भाई आप कितने साल से पढ़ा रहे हो, मैं बोला भाई 10 साल से। अरे यार तुम तो बहुत बड़े टीचर हो। मैंने कहा मैं तो इतना बड़ा टीचर हूँ, कौन ही मेरे मुकाबले में आ सकता है। मतलब मैं सजग नहीं हूँ, अपने सिंसियर नहीं हूँ। मैंने कहा, दूसरे ने कहा भाई आप बहुत बड़े टीचर हो। मैंने कहा बस कोशिश है, चलती रहती है, और हमारी भी कोशिश है कि भविष्य में जाकर के भारत की शिक्षा व्यवस्था के अंदर हम भी कुछ सुधार कर सकें जितनी हमारी क्षमता होगी। तो ये मेरी सिंसियरिटी है मेरे जवाब के प्रति, मेरी कम्युनिकेशन में ये ज़्यादा अच्छी होती है बच्चे। अगर कोई अंबानी आकर के, अगर भारत में आकर के आम गलियों में अंबानी आकर के कहे ना अरे मैंने तो, तुम नहीं जानते मैंने क्या क्या कर दिया, तो 2 मिनट के लिए तो हमें अंबानी बुरा लगने लगेगा, चाहे वो है अमीर, चाहे उसने कर ही दिया हो। लेकिन शब्दों में सिंसियरिटी हमारी कम्युनिकेशन में बच्चे रहनी चाहिए। 4S क्लियर है, शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ, सिंसियरिटी, ये है आपके 4S ऑफ कम्युनिकेशन। फिर आ जाओ बच्चे संचार के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए बच्चे।
आइए अब समझने की कोशिश करते हैं। कम्युनिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, किसी व्यक्ति, किसी ग्रुप यानी समूह या संगठन में आ रही कठिनाइयों को दूर करके कर्मचारी और प्रबंधन के मध्य संवाद स्थापित करना है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि कोई बहुत बड़ा ग्रुप है, कोई संगठन है, कोई कंपनी है, उस कंपनी में अगर कोई रुकावटें आती हैं तो उस रुकावट को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं कि भाई इस समस्या का समाधान कैसे हो। अब ये कम्युनिकेट जो करें, इसके उद्देश्य क्या क्या है? सबसे पहली बात, जो भी ग्रुप है या संगठन है या कंपनी है, उसमें काम कर रहे सभी कर्मचारियों के मध्य जानकारी और समझ विकसित करना पहला उद्देश्य है। हम कम्युनिकेशन क्यों करते हैं? कोई नया एम्प्लॉय अगर हमारी कंपनी ज्वाइन करता है तो पहले हम कंपनी के प्रति उसकी समझ बढ़ाते हैं, उसके काम के प्रति बच्चे हम लोग समझ बढ़ाते हैं। एक तो ये उद्देश्य है। दूसरा, किसी को प्रेरित करना, मोटिवेट करना, किसी को सहयोग देना, किसी को रोजगार के प्रति संतुष्ट करना, ये भी हमारा उद्देश्य है। अच्छा, जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनको पहले से ही आवश्यक सूचनाएं दे देना ताकि किसी भी बदलाव के लिए वो तैयार रहें। कर्मचारियों को संगठन की प्रगति यानी जो ग्रोथ है उसके बारे में समय समय पर अवगत करवाना। कैसे अवगत कराएंगे भाई? कम्युनिकेशन से ही तो कराएंगे। तो कम्युनिकेशन का यही तो उद्देश्य है। हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं? इन्हीं सारे मकसद से करते हैं। कोई भी ग्रुप या संगठन है, उसमें जो लोअर एम्प्लॉय हैं उनको सुझाव देना ताकि वो भी प्रोत्साहित हो सके, है ना। श्रम प्रबंधन, अंतर संचार, मतलब जो श्रमिक हैं, काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनके बीच में संचार स्थापित करना जिससे उनके मध्य में सामाजिक संबंध स्थापित हो सके। अब आप कॉलेज में मान लो कल को आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो, आप कॉलेज में गए, आपने हो सकता है 20 टीचर और होंगे वहाँ पे, 20 असिस्टेंट प्रोफेसर और होंगे आप सब कम्युनिकेट करोगे, कम्युनिकेट करके जिससे आपके विचार मिलते होंगे आप उस व्यक्ति के साथ में 10 दिन 20 दिन बाद उसको अपने घर लेके जाओगे, आप उसके घर जाओगे, आपके फैमिली के साथ संबंध बढ़ेगा। तो कम्युनिकेट किया तभी तो ये हमारा सोशल दायरा बढ़ा। तो सामाजिक संबंध बढ़ाना भी बच्चे इसका उद्देश्य है। ओके सर, ठीक है, ठीक है। बाकी विद्यार्थियों की उपस्थिति का पता लगाना, रिकॉर्ड वगैरह का पता लगाना, ये सारी की सारी चीजें कम्युनिकेशन के ही उद्देश्य हैं बच्चे। अब आती है सर मेन बात हमारे पास, व्यक्तियों की संख्या के आधार पर संचार के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपल। अभी तक आपने जो बातें पढ़ी हैं, आपने कम्युनिकेशन के 7 C पढ़े, 4 S पढ़े, और अभी ऑब्जेक्टिव जो आपने पढ़े हैं, जो उद्देश्य पढ़े हैं, तो उद्देश्य मुझे नहीं लगता कि आपको सच में याद करने की आवश्यकता है। बस एक बार मैंने बोल दिया तो आपके दिमाग में छप गया कि भाई कम्युनिकेशन से हम सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, कंपनी के अंदर कर्मचारियों को मोटिवेट करते हैं, उनको अपने नियम समझाते हैं, कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी, ये बात बताने के लिए हम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है भाई। अब आ जाओ व्यक्तियों की संख्या के आधार पर संचार के प्रकार। 4 प्रकार का होता है बच्चे मुख्य तौर पे संख्या के आधार पे। एक होता है सबसे पहला अंतः वैयक्तिक संचार, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इसके बाद इंटर भी आएगा, ये इंट्रा है, ठीक है। तो अंतः वैयक्तिक संचार में क्या होता है? यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, हमारी साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जो मनुष्य के चिंतन मनन और स्व संचार पे आधारित होती। मतलब इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब स्व संचार, मतलब व्यक्ति जब अपने ही मन में खुद से बातें करता है, कुछ भी करने और कुछ भी कहने से पूर्व मन में उठने वाले विचार संवाद का रूप ले लेते हैं। यह संचार मुख्यतः मानसिक स्तर पर होता है। आत्मविवेचन, आत्मविश्लेषण, तर्क वितर्क, अंतर्द्वंद्व आदि इस श्रेणी के संचार है। आत्मविवेचन, आत्मविश्लेषण मतलब आपके सामने, अब मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप मेरी किसी बात पर डिसएग्री हो। देखो स्टूडेंट, आज के टाइम पे लगभग जो सोशल मीडिया का टाइम है, तो सोशल मीडिया में जो ये रील्स हम जो देखते हैं, तो इसने बच्चों के मन को इतना प्रभावित कर दिया है कि सही और गलत की डेफिनेशन तो बहुत दूर की बात है। अब तो बस ये है
अब तो ये सोचना पड़ता है माता पिता और टीचरों की बच्चे को बुरा ना लग जाए। सही गलत तो अलग हो गया भाई, बिल्कुल अलग हो गया वो चीज, वो तो एक मैटर ही अलग हो गया, उसका तो आज खेल ही बहुत कम रह गया। अब ये सोच करके बच्चों को कुछ गाइड करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है कि इसको बुरा ना लग जाए। कोचिंग सेंटर वाले बच्चों को इस तरह से पढ़ाते हैं कि बच्चों को अच्छा लगे। सही क्या है गलत क्या है वो साइड में होगा, क्योंकि जो कोचिंग सेंटर सही गलत के चक्कर में बच्चों को डांट दे या बच्चों को ज्यादा लेवल पढ़ा दे, बच्चों के एक्सपेक्टेशन कम हो, तो बच्चे उस सेंटर की, कोचिंग सेंटर की बुराई करने लगते हैं, वो डूब जाता है। तो अधिकतर कोचिंग सेंटर भी यही करते हैं फिर कि भाई बच्चों के अकॉर्डिंग चलो, बच्चों के अकॉर्डिंग चलो, बच्चों के अकॉर्डिंग चलो, बच्चों के अकॉर्डिंग चलो। ये चीजें हमारे पास में चलती हैं आज के समय पे। समझ में आ गई बात आप सभी को? तो मेरे भाई ये जो जितनी भी चीजें हैं, मैंने क्या कहा आपको, तो ये अब टीचर ये बात कि कौन सा, जैसे कोई स्टूडेंट है, अब आप मेरी किसी बात से डिसएग्री हो, सपोज करो, तो आप मेरी बात से डिसएग्री हो, तो आप मन मन में क्या करोगे, मन मन में पहले सोचोगे यार सर सही तो नहीं कह रहे, यार नहीं सर, सर यहाँ पे गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। मैंने कुछ कहा, आप में से 10 बच्चों के मन में जो विचार उठे उसमें आपने क्या सोचा, अंदर ही अंदर मनन किया, यार बोल दूं क्या सर को या नहीं बोलूं, ये अंदर विश्लेषण चल रहा आपके, आत्मचिंतन चल रहा आपका, विवेचन चल रहा आपका। तो ये जो चीजें चल रही है ना बच्चे, ये जो आपके अंदर चीजें चल रही हैं, यही होता है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। हालांकि जो मैंने बात बताई कि बच्चे को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये चीजें अगर आप लोग 1995 से पहले के हो तो शायद आपको उतना नहीं लगेगा, तो शायद ये बात आपके लिए उतरी। 1995 के बाद वाली जो जनरेशन है, कोरोना काल भी उन्होंने गलत समय पे झेला है, तो यहाँ पर जो 1995 वाले बच्चे जो है ना, उनके ऊपर ये बात ज़्यादा लागू होती है, क्योंकि उन्होंने एक अलग ही तरह का भारत पाया है, एक ऐसे सोशल मीडिया के टाइम पे जन्मे हैं। सही गलत जिसमें सिखाया गया था हमें हमारे पेरेंट्स ने, वो समय उन बच्चों ने मोबाइल को दिया, और मोबाइल पे इतना गंद भरा पड़ा है, दुनिया के पूरे भारतवर्ष के जो फालतू लोग हैं वो नाचते हैं अर्धनग्न अवस्था में, इतने गंदे गंदे जोक्स उनके पास हैं, सिर्फ पैसा कमाना मोटिव है। तो बच्चों की गलती नहीं, क्योंकि बच्चों ने उस समय पे संचार, उन बच्चों के साथ कम्युनिकेशन उन्हीं लोगों का हुआ है जो घर से फालतू लोग मोबाइल पे आकर के बैठे, पढ़ाई लिखाई उनके लिए कोई काम नहीं है, पैसा कमाना काम। तो बच्चों के माइंड पे कहीं ना कहीं तो असर किया है। हम लोग जो 1995 से पहले के बच्चे हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं उस परिवेश में बहुत बाद में आए हैं, मोबाइल चलाने वाली अवस्था में बहुत बाद में। आप में से भी जो बच्चे होंगे जो 1995 से पहले का, जिनकी बर्थ डेट है, तो आप देखना आपके हाथ में मोबाइल जो है वो 10वीं 12वीं क्लास के बाद आया होगा, ठीक है। और अब ये बात मेरी सब पे लागू नहीं है, लेकिन जिसके पेरेंट्स ने बच्चे को संभाल लिया उस पे लागू नहीं है, जिसके पेरेंट्स नहीं संभाल पाए तो, और बच्चे के हाथ में बहुत अर्ली टाइम पे मोबाइल आ गया, तो उन बच्चों की मेरी बात, अगर वो बच्चे सुन भी रहे हैं, अगर ऐसा है तो बहुत जल्दी आपको ये कम्युनिकेशन करने की आवश्यकता, अपने मन मन में सोचें कि भारत देश के लिए सही क्या है और आप क्या कर रहे हो, आप व्यक्तिगत सोच रहे हो या देश के हिसाब से काम कर रहे हो। ये अंतःव्यक्तिक संचार है जो अपने मन मन में करते हैं बच्चे हम। तो यहाँ पर भेजने वाला, संचारक, भेजने वाला सेंडर भी एक ही होता है और प्राप्त करने वाला भी एक ही व्यक्ति भूमिका निभाता है। कुछ उदाहरण है, जैसे विद्यार्थी अपने अच्छे अंक पाने के लिए हमेशा खुद से संचार करता कि भाई अब मैं अब की बार वो वाली बुक पढ़ूंगा, ये बुक तो मेरी हो गई, अंदर अंदर ही बात कर रहा है वो, ये भी अपना अंदर का संचार हो गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं मेरे भाई। वो था अंत है, अब है अंतर व्यक्तिक संचार, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। वो था इंट्रा, अब है इंटर। इंटर में क्या होता है, संचार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन होता है तब बोलते हैं बच्चे। और इसमें 2 प्रकार होते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है बच्चे। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब शब्दों से, जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आप सभी के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं तो मैं शब्दों के द्वारा माध्यम से बोल के कर रहा हूं, ठीक है। ओके सर, शब्दों के द्वारा हो सकता है कि मैं मौखिक रूप से करूं या मैं लिखित रूप से। तो ये भी आपका 2 प्रकार का, देखो 2 प्रकार का अंतर्व्यक्तिक 2 प्रकार का है, एक शाब्दिक संचार, एक अशाब्दिक। जो शाब्दिक है यानी वर्बल, वर्बल की 2 टाइप, मौखिक या लिखित। ये वर्बल या शाब्दिक जो है ये भी 2 प्रकार का हो सकता है, एक ओरल
या फिर रिटन लैंग्वेज में। तो मौखिक या लिखित दो प्रकार का हो सकता है। और जो अशाब्दिक है, ये मौखिक मैंने बता दिया, जिसमें बोल करके हम अपने विचारों को पहुंचाते हैं। लिखित में हम लिख के मतलब कैसे कैसे लिख के, ये मौखिक समझ में आ गई होगी बात आपको। और इसमें अमौखिक या लिखित संचार की बात करें, जैसे फैक्स कर दिया, ईमेल कर दिया, कोई पत्र भेज दिया, ये सारी चीजें आती लिखित के अंदर बच्चे। ठीक है, रिपोर्ट हो गई, जैसे कोई बुलेटिन हो गया, जैसे फैक्स कर दिया, नोटिस लगा दिया, सोशल नेटवर्किंग साइट पे कुछ लिख दिया, ऑफिस ने कोई ऑर्डर निकाला, ये सारे के सारे मेरे भाई लिखित होते हैं। अशाब्दिक में होता है अपना हमारे शरीर की मुद्राओं के हिसाब से, चेहरे की अभिव्यक्ति के हिसाब से, आवाज के उतार चढ़ाव के हिसाब से। जैसे जैसे आपसे किसने कहा करुणा, वेरी गुड आफ्टरनून भाई। जैसे बच्चे आपसे किसी ने कहा, आपके दोस्त ने कहा, आपके दोस्त ने आपके घर पे आया, घर पे आते ही आपको कहा, और भाई मजे ले लो जिंदगी के, करते हैं दोस्त ऐसे। तुमने कहा हैं, तुमने ऐसे कर दिया, वो समझ गया नहीं ले रहा है और गुस्सा भी हो रहा है। और हमारा दूसरा दोस्त आया, उसने कहा हाँ भाई मजे ले लो जिंदगी, तुमने कर दिया, हैं, कर दिया ना ऐसे। अब की बार तुम्हारे चेहरे के जो भाव थी ना, जो अभिव्यक्ति थी, वो अलग थी, पहले अलग थी। तो उसने कहा तुमने हैं ही बोला दोनों बार, हैं एक बार हैं, अब क्या तुमने ऐसे किया, एक हैं एक हैं। तो अभिव्यक्ति ये आप तुम नहीं भी बोलोगे ना, सिर्फ अभिव्यक्ति से भी जाहिर हो सकता है। किसी ने कहा भाई कल कौन सा सेलिब्रिटी आ रहा है भाई अपने शहर में, तुमने क्या किया, हो गया मुझे नहीं पता। ये तुम बोल के ही बता सकते थे, तुमने कर दिया मुझे नहीं पता, ये भी कम्युनिकेशन है। तो ये होता है आपका अशाब्दिक, जिसमें आवाज का उतार चढ़ाव भी, आवाज का उतार चढ़ाव से भी कर सकते हो, चेहरे की अभिव्यक्ति से कर सकते हो, शरीर की मुद्रा बना के कर सकते हो, ये कर दो मतलब जाओ भाई, ये कर दो मतलब आओ भाई, एक ये भी कम्युनिकेशन होता है आपका। फिर आता है ग्रुप कम्युनिकेशन, समूह संचार बच्चे जिसको आप लोग बोलेंगे, ग्रुप कम्युनिकेशन या समूह संचार। जब राष्ट्रीय या क्षेत्रीय यानी नेशनल लेवल पे या लोकल लेवल पे विचारों को व्यक्त करने के लिए कोई गोष्ठी रखी जाती है ना, आजकल विचारों को व्यक्त करने के लिए एक सम्मेलन रखे जाते हैं, या काम करने के लिए शिविर लगाए जाते हैं, या कोई सार्वजनिक स्तर पे जैसे कोई लेखक आता है, कोई पोएट आता है, कोई कवि आता है, तो सार्वजनिक स्तर पे भी अपने विचारों को भेजता है, सभाएं आयोजित की जाती हैं। तो ये जब की जाती है ना, तो ये क्या होता है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं। मतलब सीधी सी बात है यार, ग्रुप कम्युनिकेशन मतलब जहां पर बहुत सारे लोग हों, ग्रुप हो, बहुत सारे लोगों का ग्रुप हो, तो ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। ये आपका अंतरवैयक्तिक संचार का ही विस्तृत रूप है। अंतरवैयक्तिक मतलब होता है, अभी पढ़ा था आपने, जब कम से कम हम बोलने वाले और कम से कम एक तो दूसरा सुनने वाला हो, तो एक से अगर और भी ज्यादा हो सुनने वाले, तो फिर ये अंतरवैयक्तिक जो आपने पढ़ा था ना अपने इंटरपर्सनल, उसी का और एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया ये आपका। ओके सर, इस संचार में दो से अधिक व्यक्तियों की फीडबैक भागीदारी अनिवार्य होती है। इसमें शोर की समस्या भी होती है, और ये धीमा होता है और व्यवधानपूर्ण होता है, मतलब इसे रुकावटें भी होती है, क्योंकि जब एक से ज्यादा व्यक्ति होंगे, दो से भी ज्यादा व्यक्ति होंगे, तो रुकावटें तो होंगी, नॉइस भी ज्यादा होगा। और ध्यान रखना पेपर में ऐसी बातें आती है कि ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या दिक्कतें आती हैं, लिखी हुई है आपके सामने। सामूहिक वाद विवाद हो गया, नाट्यशालाओं में जो सामूहिक अवलोकन होता है, सिनेमा हो गया, जैसे ये सारे के सारे ग्रुप कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं बच्चे आपके। ठीक है, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सारे के सारे बच्चे क्या हैं आपके ग्रुप कम्युनिकेशन के ही हैं सर। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये होता है ग्रुप कम्युनिकेशन आपका। क्लियर हो गई। और फिर है बच्चे जनसंचार, मास कम्युनिकेशन। जनसंचार, मास कम्युनिकेशन, यहां तो अभी तक पहले क्या था, पहले था व्यक्ति खुद से बात कर रहा था, फिर व्यक्ति ने एक और से बात करी, फिर एक व्यक्ति ने 10, 20, 50 लोगों से बात करी। अब मास कम्युनिकेशन, इसमें क्या है, जनसंचार दो शब्दों जन और संचार से मिलकर बना। जन शब्द का अर्थ भीड़ या फिर जनता, संचार का अर्थ उनसे भाव, विचार, जानकारी को पहुंचाना। तो विचारों के आदान प्रदान की सामूहिक प्रक्रिया जनसंचार कहलाती है।
चीनी सांस्कृतिक क्रांति नेता माओ जेदांग द्वारा जन समूह से बातचीत किए जाने वाले कम्युनिकेशन को मास लाइन कम्युनिकेशन कहा गया मेरे भाई। ठीक है, तो पहली बार चीनी सांस्कृतिक नेता थे, क्रांति नेता थे माओ जेदांग, तो इन्हीं ने जो सबसे पहले जन समूह से बातचीत की थी, उसी के आधार पर मास लाइन कम्युनिकेशन इसको नाम दिया गया। ठीक है, अब जनसंचार की एक आदि परिभाषा है, देख लीजिए। DS मेहता, जनसंचार का अर्थ है जनसंचार माध्यमों जैसे रेडियो, दूरदर्शन, प्रेस या चलचित्र द्वारा अपनी सूचनाओं को, विचार को या मनोरंजन को प्रचार प्रसार करना क्या कहलाता है? जनसंचार। मतलब सबसे एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई है, सबसे एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। जो ग्रुप वाले से भी बड़ी फॉर्म हो गई। ग्रुप में तो फिर भी एक लिमिटेड व्यक्ति होते हैं, लेकिन जनसंचार मतलब अब अनलिमिटेड भीड़ भाड़ से बात करना, जैसे नेता लोग करते हैं। चलिए भाई, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। अगली क्लास में यहां से शुरू करेंगे संगठन प्रणाली के आधार पर संचार के प्रकार। अब संगठन प्रणाली मतलब कंपनियां होती हैं, संसद है, या जितनी प्रकार के भी आपके संगठन हैं, उनके आधार पे कैसे कैसे कम्युनिकेशन हो सकता है, अगली क्लास का हमारा यही विषय रहेगा। तो बच्चे, उम्मीद करता हूं आज जो हमने चीज़ें यहाँ तक करी हैं आप सभी को समझ में आई होंगी और भविष्य में आप अच्छे से कर भी लेंगे इनको। तो रखते हैं बच्चे आज की क्लास को यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद भाई।